हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया बेहतरीन होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर। आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है। JMI और AMU यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। अप्रैल में 26 को हमारा JMI का है और देन उसके अप्रॉक्स में हमारा AMU का एग्ज़ाम भी है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे कि मैम एक बार को हमारा जो MCQ वाला पोर्शन है पार्ट A वो तो हम कैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन पार्ट B में हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना होता है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और सिंपली मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने अपनी ग्रेजुएशन और जो भी मैंने अभी तक एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें मैं क्या ट्रिक यूज़ करती थी, और उन ट्रिक्स को यूज़ करने के बाद मैंने एनालाइज किया है कि अगर ये इस तरीके से हम एग्ज़ाम में लिखते हैं हमारा आंसर तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब आपके पास आपके जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिला, कई बार क्या होता है कि हम टाइम ये सोचते हैं कि अरे यार टाइम कम है, तो हम क्वेश्चन को ढंग से रीड ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे ही क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन पेपर को आपको शांति से बैठकर आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अदरवाइज क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, बाद में हमें रियलाइज होता है कि अरे हमने तो कुछ और लिख दिया आंसर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से और शांति से आपको समझना है। जब एक बार आप क्वेश्चन को समझ लोगे तब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पीसेस में डिवाइड करना है, ब्रेक इट डाउन। अगर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जस्ट एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि रोल ऑफ रोमांटिक पोएट्स इन लिटरेचर। ओके, तो वहाँ पर रोल ऑफ रोमांटिक पोएट्स इन रोमांटिक लिटरेचर या इन इंग्लिश लिटरेचर, ये अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो क्वेश्चन में दो पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि रोल क्या है रोमांटिक पोएट्स का, ओके, ये फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट हमें ये बताना है कि इन पोएट्स का रोल हमें जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर क्या रोल है। ओके, तो आपको केयरफुली इन क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना होगा, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करो। जब आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम इस क्वेश्चन को कितने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दोगे उतने ज़्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन डू रिमेंबर, इतना भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे देना है कि आपका सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में ही वेस्ट हो गया। तो वर्ड लिमिट का भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, प्लान बिफोर यू राइट। जब भी आप क्वेश्चन पेपर जस्ट एग्जांपल आपको ये एक क्वेश्चन पेपर मिला, अब इस क्वेश्चन पेपर में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, साइड में आपको क्या लेनी है, एक पेंसिल लेनी है। उस पेंसिल से आपको क्या लिख देना है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी कोट आती है, सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कुछ भी कर लेना। जितना अगर आप आंसर की स्टार्टिंग एक कोट के साथ करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसा कर लो कि कुछ राइटर्स की कोटेशंस याद कर लो। मैं हमेशा ऐसे किया करती थी और उन कोटेशन को अगर मैंने याद की है तो मैं कहीं से भी घुमा फिरा कर उनको आंसर में पुट कर ही देती थी, चाहे वो क्वेश्चन पूछा गया हो उससे रिलेटेड या नहीं क्वेश्चन पूछा गया। तो कुछ ऐसी कोटेशंस आपको याद कर लेनी है जो कि आपको आंसर में अपने पुट करनी ही करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसके बाद हम कुछ राइटर्स के बारे में बोलेंगे। राइटर्स के यहाँ पर आप नेम मेंशन कर सकते हो, या आपको अगर लगता है कि कोई पर्टिकुलर मूवमेंट को हम मेंशन कर सकते हैं उसको, यानी कि आपको सबसे पहले पॉइंटर्स लिख देने हैं साइड में कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि जब आप आंसर लिखने बैठोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा बैठकर कि हमने इंट्रोडक्शन तो लिख दिया अब क्या लिखूं।
ओके तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड में क्या कर लेना है, सेकंड स्टेप साइड में आपको नोट डाउन कर लेना है कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हो, जिसमें इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स, कुछ की आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप कि कौन से टेक्स्ट, कौन से थ्योरिस्ट का एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है। ओके एंड एट द एंड आपको कंक्लूड किस तरीके से आंसर को करना है, ये सारी चीजें आपको साइड में मेंशन कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात की एक्चुअल में जो हमारा आंसर होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। ओके किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे जो एक प्रोफेसर थे उनसे मैंने जब पूछा था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर, मैंने उनसे पूछा था कि सर एग्जैक्टली हमें आंसर किस तरीके से लिखने होने चाहिए एग्ज़ाम में जिससे कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो सर ने मुझे वहाँ पर कुछ टिप्स दी थी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम जितना लंबा आंसर लिखेंगे तो उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ओके तो आपको क्वालिटी कंटेंट वहाँ पर लिख कर आना है, पेजेस नहीं भर कर आने हैं, वर्ड लिमिट में ही आपको लिखना है। ज्यादा लिखोगे लंबा तो उससे कोई आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। सेकंड थिंग आपको क्लियर टू द पॉइंट आपको लिखनी है चीजें। जितना ज्यादा आप डायग्राम्स बनाओगे, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा डायग्राम्स बनाओगे, टू द पॉइंट लिखोगे, ओके टू द पॉइंट लिखोगे, ओके जितने ज़्यादा आप कोट लिखोगे, कोटेशंस को लिखोगे, एग्जाम्पल्स को लिखोगे, ओके उतना ज़्यादा आपका आंसर अच्छा बनता है, उतने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम्स, चार्ट्स बना लो आप, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करो उस चीज़ों को। ओके तो ये चीज़ें अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट पुट करोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं इन रिटन एग्जाम में। ओके तो देखो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है हमेशा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन में तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पूछी नहीं गई है तो हम लिखेंगे ही नहीं, हम रोमांटिक एज के बारे में हम डायरेक्ट हम पोएट से ही शुरू करेंगे। ओके नो, सबसे पहले अगर पूछा गया है क्वेश्चन में, जो भी पूछा गया है जिससे भी रिलेटेड है, उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको देना है। इंट्रोडक्शन की शुरुआत आपको कैसे करनी है, अगर आपको एक ब्यूटीफुल सा कोट याद है तो आप उससे अपनी शुरुआत कर सकते हो इंट्रोडक्शन की। ओके तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट आ जाती है आपकी बॉडी, जिसको आपकी क्या होती है, बॉडी ही आपका मेन पैरा होता है, जिसके अंदर आपको 2 to 4 पैरा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो जितने आपको वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, जितना मार्क्स का आपका पेपर है उस अकॉर्डिंग, जितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन है पर्टिकुलरली उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैराज लिखने हैं, 1 पैरा 2 पैरा जितने भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपको याद रखना है ईच पैरा में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ओके हर पैरा एक सिंगल आर्ग्यूमेंट को कवर करेगा। हर स्टार्ट विद अ टॉपिक सेंटेंस से आपको स्टार्ट करना है और वो आर्ग्यूमेंट हमेशा एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस ले सकते हो आप, जितने ज़्यादा आप रेफरेंसेस लोगे बुक्स के, ऑथर्स के, इवेंट्स के, इससे क्या होता है, इससे जो टीचर है उसे लगता है कि हाँ बच्चे ने एग्जैक्टली पढ़ा है एग्जाम में। ओके बच्चा पढ़कर आया है, ऐसे ही रट्टा नहीं मारा है। तो जितने ज़्यादा आप ये चीज़ें लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन के अंदर आपको याद रखना है कि आपने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की है उसको अब आपको कंक्लूड करना है। तो कंक्लूड यानी आपको ऊपर की सेम समरी नहीं लिख देनी है, आपको यहाँ पर अपने की आइडियाज़ लिखने, यानी कि आप क्या बिलीव करते हैं, जो भी चीज़ें आपने ऊपर लिखी है, जो भी चीजें मेंशन की हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर आप उन आइडियाज को पुट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये तो हमने सारी चीजें समझ ली कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिस क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, रोल ऑफ नेचर इन रोमांटिक पोइट्री। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे
तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो किसकी बात की गई है, रोल ऑफ नेचर। नेचर का क्या रोल रहा है रोमांटिक पोएट्रीज में। ओके, यानी कि हम यहाँ पर किस किस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रोमांटिक पोएट्रीज जो थी उन्होंने नेचर को किस तरीके से यूज़ किया है, प्लस में नेचर इंडिविजुअली किस चीज़ से कनेक्टेड है। ओके, और साथ में नेचर को क्यों यूज़ किया, क्यों उन्होंने अपनी वर्क्स में, अपनी पोएट्रीज में नेचर को एम्फसाइज किया था। ओके, नेक्स्ट रोमांटिक पोएट्री जब मेंशन है तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको क्या करना है, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी। ओके, ये आपको मेंशन करना है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है जैसे कि आप मूवमेंट, कौन कौन सी मूवमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर डोंट फॉरगेट टू राइट, लाइक अगर आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसमें स्ट्रैम एंड ड्रैंग फिलॉसफी, ओके, स्ट्रैंग ड्रैंग फिलॉसफी आप लिख सकते हो, फ्रेंच रिवोल्यूशन लिख सकते हो। तो ये इसका असर क्या रोमांटिक लिटरेचर पर और रोमांटिक पोइट्रीज पर और पोइट्स पर रहा है, मूवमेंट्स की आ जाती हैं सबसे पहले बात। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, रोमांटिक पोइट्री में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंशन करना नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पोइट्स लिख लो आप कि कौन कौन से पोइट्स हैं। ओके, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, थ्री रोमांटिक पोइट्स, ओके, 3 जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर कौन कौन से हैं। अब आपको कोई से भी ऐसे पोइट्स उठा लेने जो कि आपको लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर पोइट को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। याद रखना कि आपको कौन सा पोइट बहुत अच्छे से आता है ना, सिर्फ उसी को ही आपको उठाना है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा ऐसा पोइट है जिनके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ। ओके, जिनके बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने आंसर में। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने उसमें लिखनी है। अब देखो, मैंने कुछ आंसर यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में रोमांटिसिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, फर्स्टली यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म है क्या, डेफिनेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। कब आया था, अर्ली 18th एंड 19th सेंचुरी में ये आया था। इस मूवमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये मूवमेंट फ्रेंच रिवोल्यूशन, स्ट्रैंग ड्रैंग फिलॉसफी से किस तरीके से कनेक्टेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे कनेक्टेड है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा सोशल बैकग्राउंड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, सोशल बैकग्राउंड के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको, देन उसके बाद नेचर से किस तरीके से ये कनेक्टेड है। ओके, नेचर को क्यों ही इन्फोसाइज किया गया था। ओके, तो इसकी बात यहाँ पर आपको करनी है। साथ ही यहाँ पर आप वर्ड्सवर्थ का फेवरेट कोट और फेमस कोट यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो याद रखो, कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेंट्रल थीम है नेचर। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में आ जाती है। किस तरीके से रोमांटिसिज्म किस चीज़ से कनेक्टेड है, कनेक्ट्स विद it basically romanticism is connected with freedom, emotion, escape from industrialization. ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कि मैंने आपको बोला कि आपको जो पोइट्स आपको लगता है कि जिन पोइट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं पोइट्स को लेना है। जैसे कि किस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने नेचर को किस तरीके से लिया है एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में नेचर का यूज किया है। ओके, तो आप वर्ड्सवर्थ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वर्ड्सवर्थ के बाद आप एस.टी. कॉलरिज को मेंशन कर सकते हो। लिरिकल बैलेड को आप मेंशन कर सकते हो। जो फेमस लाइंस हैं लिरिकल बैलेड की, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पोइट कौन आ जाते हैं, पी.बी. शेले, जिन्होंने नेचर को यूज़ किया है एज अ स्पिरिचुअल फोर्स की तरह किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है। इनकी लाइन्स जो है, फेमस लाइन, फेमस कोटेशंस, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं नेचर एंड द इंडिविजुअल। किसने यूज़ किया है, जॉन कीट्स ने यूज़ किया है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक
हमारा ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी हो गई है हमारी, जिस बॉडी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा एट द एंड आपको ये सारी चीज़ें कंक्लूड करनी है, कंक्लूजन पर आना है। अब जब आप कंक्लूजन पर आओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ अपने आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हो। ओके, कुछ अदर आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर पुट करने हैं, ऐड ऑन करने हो तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा, हाँ ये था हमारा आज की वीडियो, जिसके अंदर आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आप JMINAMU के अंदर आप आंसर लिख सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा, और अब आप को एक क्लियरिटी भी मिल गई होगी कि हाँ हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आना, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वायरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माई मेल ID sudha.maurya@ada247। ओके, ada247 ये क्या है, दिस इज़ माई मेल ID। आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है। और मैं आपको बता दूँ, आप अगर आपको चाहिए कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उनके भी आंसर्स चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मेल करना। मैं आपको कम्युनिटी का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उस कम्युनिटी पर जब आप जाकर ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पर कुछ फ्री PDFs मैंने डाउनलोड पोस्ट कर रखे हैं, तो उनके ज़रिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।